नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग का होता है लेस देन 100 mg पर DL। इसकी 3P साइन देखने के लिए मिलता है डायबिटीज मेलाइटस में। 3P का मतलब होता है पोलीयूरिया, मतलब कि यूरिन ज़्यादा होगा। पोलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा। पोलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगेगा। मिजल्स का 3C साइन होता है कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा और कफ। उसके बाद ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला का 3C साइन होता है कफ होगा। उसके बाद चौकिंग होगा और साइनोसिस देखने के लिए मिलता है। तो उसको इंसुलिन देंगे। इंसुलिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि सेफ होता है प्रेगनेंसी में। क्यों सेफ होता है? क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए सेफ होता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसको GDM भी बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल डिलीवरी के बारे में जाने थे, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के बारे में। यदि वह सब वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नॉर्मल लेबर और फिटल स्कल को भी बता दिए हैं हम। एक बचा है टॉपिक फीमेल पेल्विस, उसको भी बता देंगे बहुत जल्दी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस? सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में, लेकिन जेस्टेशनल रिलेटेड टू ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो प्रेगनेंसी में देखा जाए, वही ना मतलब होगा जेस्टेशनल रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एज। तो वे डायबिटीज़ मेलाइटस जो जेस्टेशनल एज यानी कि प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको लिखिएगा। क्राइटेरिया इसका क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, कि ब्लड शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही शुगर लेवल भी बोलेंगे। ग्लूकोज लेवल को क्या बोलेंगे? शुगर लेवल 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद यदि इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन यदि इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। यदि 20 वीक से पहले होगा जेस्टेशनल एज के तो उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं बोलेंगे, नॉर्मल होगा, प्री डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर आता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका दूसरा नाम होता है, उसको लिखिएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, इसको दूसरा नाम से किससे जानते हैं तो लिखिएगा कि टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस, DM के मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 और टाइप 2 भी होता है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एक को बोला जाता है, और एक को बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। IDDM और NIDDM होता है टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन टाइप 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसी को बोला जाता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, बॉडी में टॉलरेट नहीं हो पाता है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसका एक और दूसरा नाम क्या है? लिख लीजिएगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस। इसका एक और दूसरा नाम क्या है डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का? प्रेगनेंसी इंड्यूस, मतलब प्रेगनेंसी के कारण इंड्यूस हो रहा है ग्लूकोज इनटॉलरेंस। टॉलरेंस कहने का मतलब किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। और इनटॉलरेंस कहने का मतलब कि उसमें तालमेल नहीं है, इनटॉलरेट हो रहा है। तो क्या हो गया? ग्लूकोज इनटॉलरेट होकर बढ़ जा रहा है इसका लेवल बॉडी में ड्यूरिंग जेस्टेशन, उसको बोलेंगे
जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें इसका क्या हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मैकेनिज्म क्या है उस चीज़ को पढ़िएगा। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर पॉइंट देके कि यदि क्या होगा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिया इन मदर। यदि मदर में क्या होगा हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक, तो ये ग्लूकोज क्या होगा फीटस में ट्रांसफर होगा थ्रू प्लेसेंटा, तो उसको लिखेंगे कि ग्लूकोज ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा ग्लूकोज ट्रांसफर होगा, किस में जाएगा फीटस में। तो फीटल में यदि ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज फीटल में जाकर उसको तो बेनिफिट ही ना करेगा, लेकिन एक्सेस अमाउंट में जाएगा तो फीटस का क्या होगा जब ट्रांसफ़र हो गया तो फीटस का साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा वेट, इंक्रीज होगा फीटल वेट, इंक्रीज फीटल वेट एंड क्या होगा बेबी होगा मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया के मतलब लिख लेना लार्ज साइज ऑफ बेबी, लार्ज साइज ऑफ बेबी, इसको लिख लीजिएगा। लार्ज साइज ऑफ बेबी हो गया तो अब इसमें क्या होगा आफ्टर डिलीवरी के बाद फीटल में देखने के लिए मिलेगा हाइपोग्लाइसेमिया, जिसको बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। ब्लड शुगर लेवल लेस देन 40 mg/dl होता है तो उसको बोलते हैं नियोनेटल हाइपरग्लाइसेमिया। ये होता क्यों है तो लिख लीजिएगा कि देयर इज, यहीं पर लिख लीजिए देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मदर एंड फीटस, फीटल पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन but not fetal receive glucose by mother। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा, जितना लिखना था अभी फ़िलहाल समझाने के लिए लिख दिए, समझिएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है इस चीज़ को समझेंगे कि ये बताएंगे, कारण भी बताएंगे कि मदर में क्या कारण है जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर क्या है वो चीज़ को भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिया यदि मदर में हो गया तो उससे जो ग्लूकोज है, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल हो जाना बॉडी में या फिर ब्लड में, मियाँ जिसमें लगे उसमें को ब्लड बोला जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो गया मदर के ब्लड में तो वो जितना भी ग्लूकोज है फीटस में ट्रांसफ़र होगा, किसके थ्रू फीटस में जाएगा तो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। प्लेसेंटा पर भी वीडियो हम बना चुके हैं, जाकर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है प्लेसेंटा से रिलेटेड। प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में क्या जाएगा ग्लूकोज जाएगा, ये तो ग्लूकोज चल गया तो ग्लूकोज फीटल के बॉडी में जाकर क्या करेगा उसके जितना भी ग्रोथ डेवलपमेंट है कराएगा, लेकिन ये क्या होगा एक्सेस अमाउंट में जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है तो उसका वेट ज़्यादा इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ उसका साइज भी बड़ा होगा, लार्ज बेबी होगा। लार्ज बेबी को बोला जाता है मैक्रोसोमिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रोसोमिया क्या होता है, तो बोलेंगे लार्ज साइज ऑफ बेबी, इसको याद रखिएगा। फीटस तक हो गया। अब जब डिलीवरी हुआ फीटल का तब फीटस में क्या देखने के लिए मिलेगा नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। कहेंगे कैसे, मदर के जब यूट्रस में था, वूम में था
तो उसमें तो ग्लूकोज लेवल प्रॉपर था, मदर में हाइपरग्लाइसेमिया में था। तो ऐसा कभी हो सकता है कि धनी के बेटा गरीब हो सकता है, मतलब मदर तो ग्लूकोज में पूरा धनी है, तो उसका बेटा जो डिलीवर हुआ तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो, तो गरीब ही ना हुआ। तो ऐसा कैसे हो गया? तो इस चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ से समझो कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मदर एंड फिटल, फिटस के बीच और मदर के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिटल पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट नॉट फिटल रिसीव ग्लूकोज बाय मदर। इसका मतलब ये है कि समझो कि एक धनी आदमी है, ठीक, पूरा रिच है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब चीज़ है, उसका बेटा एक है। जब से बाप बेटा का दोनों का साथ में मिलाप है, चल रहा है, तब तो बाप के साथ बेटा भी धनी है, और जो बाप बेटा को पैसा देना छोड़ देगा तब तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, ये तो गरीब हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में। क्या है कि फिटस जब तक मदर के वुम्ब में है उसको प्रॉपर ग्लूकोज मिल रहा है, एकदम धाकड़ तरीका से, एकदम हर जैसा चाह रहा वैसा मिल रहा है। लेकिन जो डिलीवर हुआ, अपने माँ से अलग हुआ, तो माँ से अलग होगा तो मदर उसको कहाँ से ग्लूकोज देगी? नहीं देगी। तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्या चीज़? हाइपोग्लाइसेमिया, जिसको बोला जाता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज लेवल कितना से कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसको याद रखिएगा, लेस देन 40 mg/dl ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा फिटस का, तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। हालांकि इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि इसका साइन एंड सिम्टम्स ले क्वेश्चन आता है कि जिटरीनेस होता है, लास्ट में जाकर हाइपोग्लाइसेमिक सीजर भी आता है नियोनेट्स में। तो वो सभी चीज़ें हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है 2 घंटा पर, 4 घंटा पर, 6 घंटा पर, 12, 18, 36, 24 ऐसे करके हर एक 6 घंटा तक किया जाता है, 72 घंटा तक। ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया पर जब बनाएंगे वीडियो तो आप लोग को बताएंगे डिटेल में। हम लोग यहाँ पर समझें कि कोऑर्डिनेशन नहीं है मदर और फिटस के बीच में। इसके वजह से क्या हो गया कि नियोनेट्स में ग्लूकोज लेवल कम देखने के लिए मिल रहा है। ये हो गया बेसिक चीज़। अब जानेंगे कि कॉजेज क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने का। लिखिएगा कॉजेज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है HPL। ये HPL क्या है? तो HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये क्या है? तो ये एक हार्मोन है, हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? तो इसको लिखिएगा कि इट सप्रेस द इंसुलिन एक्टिविटी। इंसुलिन के एक्टिविटी को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। इंसुलिन काम क्या करते हैं? तो इंसुलिन वे हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलता है, उसके साथ चलता है, कॉम्बिनेशन मिला के चलता है, ना तो इसको ज़्यादा होने देगा ना ही कम होने देगा। यदि जब तक नॉर्मल इंसुलिन रहेगा, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को अपने साथ लेकर चलना और सप्रेस कर दे रहा है। इसको सप्रेस करने का मतलब कि इंसुलिन को डिक्रीज कर दे रहा है। इंसुलिन यदि बॉडी में कम होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। किसके वजह से बढ़ रहा है? तो HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन नामक हार्मोन होता है जो कि प्लासेंटा से सीक्रेट होता है। प्लासेंटा से सीक्रेट होने की वजह से क्या हो रहा है? इंसुलिन एक्टिविटी कम हो रहा है, जिसके वजह से मदर में देखने के लिए मिल सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये तक कारण हो गया। इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, जिसके वजह से होता है मदर में। रिस्क फैक्टर लिखिएगा, रिस्क फैक्टर ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो उसमें लिखिएगा क्या चीज़? ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी के बाद ये हो जाएगा ओवर ईटिंग हो गया।
प्रीवियस हिस्ट्री रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये कारण है। ओवर ईटिंग जो बहुत ज़्यादा खाती है वो हो जाएगा। ओबेसिटी, ये तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओबेसिटी का। उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री रहेगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का। ये क्या है, रिस्क फैक्टर है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का। एक और होता है, इसमें लिख लीजिएगा कि एज मोर देन 35 ईयर्स के बाद वो यदि प्रेग्नेंट हो रही है, कंसीव करेगी, तो ये भी एक कारण बनता है, जिसको एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडिटी बोला जाता है। मतलब ओवर एज, नॉर्मल एज के छोड़ के 35 वर्ष में यदि कंसीव करेगी तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया रिस्क फैक्टर। कॉजेज याद रखिएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन है जो कि प्लासेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। इस हार्मोन का काम होता है इंसुलिन को सप्रेस करना, जो कि इसका लेवल बढ़ता है। HPL हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इंसुलिन को कम करेगा। इंसुलिन को कम करने की वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉजेज जान गए, रिस्क फैक्टर जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें रिस्क फैक्टर के बाद डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या क्या होगा, हम कैसे जांच करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो वह चीज़ लिखिएगा। डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले लिखिएगा इसका मोस्ट जो अच्छा माना जाता है डायग्नोसिस, जिसका नाम होता है OGTT। OGTT का मतलब होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब OGTT यहाँ पर नाम आ गया, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि OGTT होता क्या है। तो इसको लिखिएगा कि इट इज गोल्डन स्क्रीनिंग फॉर GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग। कहने का मतलब टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये किया कब जाता है, तो आफ्टर किया जाता है आफ्टर 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसको याद रखिएगा। इसमें करते हैं हम लोग क्या है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं। हाई CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको याद रखिएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है। CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। क्या देंगे, डाइट देंगे। बिफोर 3 days ऑफ टेस्ट, 3 days फ्रॉम टेस्ट। OGTT करने से पहले हम लोग क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। कब देंगे, 3 दिन पहले से ही शुरू कर देंगे। कितना करेंगे, 400 ग्राम पर डे देंगे। ठीक, जैसे हम आज OGTT करने वाले हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आज डेट कितना है, आज डेट है 7 तारीख। तो 7 से पहले, चाहे 6 है तो 6 से 3 दिन पहले, 6 से 3 दिन पहले कितना होगा भैया, 3 तारीख। 3 तारीख को देंगे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। कितना देंगे, 400 ऐड करेंगे। यदि हम डेली 2000 कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं तो 400 ऐड करके 2400 देंगे। 2400 खाते हैं तो 2800 देंगे। पहल का दिन दिए, 3 को दिए, 4 को दिए, 5 को दिए, 5 को दे दिए। अब क्या करेंगे, 5 को दे के छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इतना दिए। अब फिर क्या करेंगे, NPO रखेंगे पेशेंट को। NPO 8 से 12 घंटा प्रायर फिर बिफोर टू टेस्ट से 8 से 12 घंटा पहले हम क्या रखेंगे, पेशेंट को NPO रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा FBS का, फास्टिंग ब्लड शुगर
टेस्ट करेंगे, किसका, प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फास्टिंग कर दिए, उसके बाद फिर देंगे गिव ओरल ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज देंगे 75 ग्राम इन 300 ml वाटर। 300 ml वाटर में 75 ग्राम क्या रहेगा, ग्लूकोज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लूकोज देने के बाद, इसके देने के बाद फिर लेंगे पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर, चेक करेंगे, चेक आफ्टर 2 आवर्स। इसको देने के बाद 2 घंटे के बाद पोस्ट पेरेंटल, इसको लिख लीजिएगा, पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर। समझिए आप, इसको जितना लिखना था लिख दिए, अब समझाते हैं। OGTT क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पहले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वैसा टेस्ट जो ओरल मतलब मुंह से किया जाता है, ओरल कैविटी से, उसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये बेस्ट टेस्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के पता करने के लिए, अच्छा माना जाता है इसको। इसीलिए इसको लिखे हैं कि इट इज गोल्डन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद लिखिए है कि आफ्टर 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन इसको किया जाता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस कब बोलते हैं हम, 20 वीक के बाद जो होगा, तो तुरंत तो नहीं कर पाएंगे। 24 से 28, 24 से 28 वीक के बीच में किया जाता है इसको। इसमें क्या करते हैं, OGTT में ये पूछा जाता है कि हम लोग करते क्या है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। जो फीमेल पेशेंट है जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस देखने के लिए मिल रहा है, उसमें क्या करेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। 3 दिन पहले, इस टेस्ट होने से 3 दिन पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। कितना देंगे, तो 400 ग्राम पर डे देंगे। कितना, 400 ग्राम पर डे देंगे 3 दिन तक। उसके बाद क्या करेंगे, जो टेस्ट वाला दिन आएगा उससे, टेस्ट वाले दिन से 8 से 12 घंटा पहले उसको अब कुछ नहीं देंगे, NPO रखेंगे। NPO का मतलब नील पर ओरल, माउथ से कुछ भी नहीं देंगे, ओरल से नील रखेंगे, सुन रहेगा। उसके बाद FBS फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। उसके बाद फास्टिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग देते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज। कितना वाटर में दिया जाता है, 300 ग्राम, 300 ml वाटर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में कितना ग्लूकोज दिया जाता है फीमेल को, तो बोलेंगे 75 ग्राम। 300 ml वाटर में 75 ग्राम दिया जाता है ग्लूकोज। उसको देने के बाद क्या करेंगे, पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर फिर चेक करेंगे। उसके बाद इस जो इतना किए, इसका टेस्ट में क्या रिजल्ट फाइंडिंग आएगा, क्या नॉर्मल वैल्यू होता है ब्लड शुगर लेवल का, कब इंडिकेट होगा कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, और कब इंडिकेट होगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब हम लोग वो चीज़ जानेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का जो टेस्ट किए थे, ओरल ग्लूकोज टेस्ट, उसमें क्या फाइंडिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो लिखिएगा, उसी में ओरल ग्लूकोज टेस्ट जो टॉलरेंस टेस्ट था, उसी में ग्लूकोज का पहले लिखिएगा नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल एक साइड लिखिएगा। एक दिन लिखिएगा ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और एक साइड लिखिएगा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, GDM। ग्लूकोज का जो फास्टिंग का है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, उसको लिखिएगा फास्टिंग ब्लड शुगर। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो होता है लेस देन 100 mg/dl, ठीक। और जो पोस्ट पेरेंटल होता है
जो पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर वो होता है, ये हो गया फर्स्ट लेस देन 100, पोस्ट पेरेंटल जो है वो होता है लेस देन 140। कितना होता है? लेस देन 140। जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है इसमें कितना होगा, इसको लिख लीजिएगा। ग्लूकोज इंटॉलरेंस में 100 टू लेस देन 126 126 mg/dl। 100 से लेकर के 126 या 126 ले कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज इंटॉलरेंस। समझाएंगे, इसको लिख लेने दीजिए। और ये जो है ये 140 ले लेकर के कितना तक होगा? लेस देन 200 mg/dl। इसमें हम लोग कब बोलेंगे? इसमें लेस देन रहेगा। कब बोलेंगे? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है मोर देन 126 mg/dl रहेगा तो, और इसमें मोर देन 200 mg/dl रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, फास्टिंग का पूछेगा तो बोलेंगे कि 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। एवरेज पूछा जाए तो 70 से 110 भी बोला जाता है, लेकिन 110 नहीं, 100 से कम होगा तो एकदम मस्त है। उसके बाद पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर कितना होगा खाने के बाद? तो लेस देन 140 आना चाहिए भैया। लेस देन 140 आएगा तो ठीक ठाक है। यदि ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मान लो कि हम खाना खा लिए, ग्लूकोज लेवल चेक करवाएं तो उसमें आ रहा है 140 और 200 के बीच में, तो वो है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। मतलब आप ग्लूकोज ब्लड बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, कुछ देरी बाद क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे होता है ना कि गाड़ी चल रहा है, किसी गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है, जब गाड़ी एयर लेने वाला रहता है, ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी गाड़ी, तो गाड़ी धक धक करने लगता है, ज़्यादा धुआं देने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अब इस गाड़ी में तेल खत्म हो गया, ये गाड़ी एयर लेगा। तो उसी वैसा ही होता है इसमें कि अब बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? इनटॉलरेट करेगा। कब? जब ब्लड शुगर इतना और इतना के बीच में रहेगा तब। यदि फास्टिंग 100 से और 126 ले कम में, इतना के बीच में है तो पर भी दिक्कत है। दिक्कत कब नहीं रहेगा? जब फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है, खाने के बाद पोस्ट पेरेंटल 140 mg/dl से कम है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। यदि फास्टिंग वाला ब्लड शुगर 126 mg/dl से ज़्यादा हो रहा है और खाने के बाद पोस्ट पेरेंटल वाला 200 mg/dl से ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया? इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कि ये क्या हो गया? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस मदर को हो गया। अब मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया तब उसके बाद लिखिएगा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिलेगा फीटस में। कॉम्प्लिकेशन, फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा? नंबर 1 क्या होगा? फीटल मैक्रोसोमिया होगा। मैक्रोसोमिया क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोल दिए, मैक्रोसोमिया होगा। सेकंड देखने के लिए मिलेगा नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। ये कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का, तो इसको याद रखिएगा। दोनों का मैकेनिज्म भी बताएं कि किस तरह से होता है। थर्ड लिखिएगा पॉलीहाइड्रोमिनोज। क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमिनोज। अब ये पॉलीहाइड्रोमिनोज क्या होता है? तो इसमें लिखिएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन हो जाता है कितना भैया? तो 2000 ml, 2000 ml से ज़्यादा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोमिनोज। ये क्या होगा इसमें? एमनियोटिक फ्लूइड।
पॉलीहाइड्रोमिनोज इसको बोला जाता है। ये कैसे होता है, अब इसको थोड़ा सा समझना। जो नॉर्मल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है नॉर्मल डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो उसमें 3P देखने के लिए मिलता है। 3P का मतलब होता है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया कहने का मतलब कि यूरिन अमाउंट एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 3000 ml से ज़्यादा होगा 24 आवर्स में, तो उसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया कहने का मतलब कि प्यास ज़्यादा लगेगा। पॉलीफेजिया कहने का मतलब कि भूख ज़्यादा लगेगा। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो 3P बताएंगे। वैसे बहुत सारा डिजीज़ का अलग अलग क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है। जैसे मीजल्स का पूछा जाएगा कि मीजल्स में 3P देखने के लिए मिलता है, सॉरी 3C देखने के लिए मिलता है। मीजल्स में कौन कौन सा? कंजक्टिवाइटिस होता है, कोराइजा होता है और कफ होता है। मीजल्स में 3P देखने के लिए मिलता है। ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में भी, जिसमें चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा और कफिंग होता है ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में। यहाँ पर लिख लेना एक्स्ट्रा में दे करके 3C किस में देखने के लिए मिलता है? एक मिलता है मीजल्स में, मीजल्स में 3P, और देखने के लिए मिलता है TEF ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में 3C देखने के लिए मिलता है। और 3P देखने के लिए मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, जिसमें होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगेगा, और पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा। मीजल्स के 3C में लिख लेना कोराइजा। कोराइजा का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, उसको बोला जाता है कोराइजा। कोराइजा के बाद क्या लिखेंगे? कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस के बाद क्या लिखेंगे? कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस और कफ, कफ होगा। ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में एक होता है कफ, कफिंग होगा, साइनोसिस होगा, साइनोसिस, कफिंग होगा, साइनोसिस होगा, चोकिंग होता है, चोकिंग, चोकिंग कहने का मतलब ड्रोलिंग होगा, सलाइवा का बाहर एक्सेस सलाइवेशन होगा, उसको बोलते हैं चोकिंग। सलाइवा जो चाइल्ड रहेगा उसमें क्या होगा? बाहर देखने के लिए मिलेगा। एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड कर लो, आगे चल के काम करेगा। 3C में दो चीज डिजीज कंडीशन में 3C साइन देखने के लिए मिलता है। मीजल्स में, ट्रेकोइसोफेजल फिस्टुला में। इसका याद रखना, इसका याद रखना। 3P देखने के लिए मिलता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में यहाँ पर हम बताएं पॉलीहाइड्रोमिनोज होगा कैसे, इसको समझना। यदि मदर में होगा हाइपरग्लाइसेमिया, इसका मैकेनिज्म लिखना कैसे होगा? हाइपरग्लाइसेमिया, मदर में क्या हुआ? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब कि उसको क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस है, ग्लूकोज इंक्रीज है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? फीटल ज़्यादा यूरिनेट करेगा, क्योंकि ये ग्लूकोज फीटस में जाएगा प्लासेंटा के थ्रू। ये चीज़ बता दिए हैं आप लोग को। तो ये ग्लूकोज फीटल में गया तो फीटल क्या करेगा? यूरिन ज़्यादा करेगा। तो यूरिन ज़्यादा करेगा मतलब पॉलीयूरिया करेगा, पॉलीयूरिया। यूरिन में क्या बनाता है? अमनियोटिक फ्लूइड बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। यूरिन बढ़ा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ जाएगा, और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। तो स्टार्टिंग में तो ट्रांजिशनल मेथड होता है, जिसमें मदर जो होता है उसमें उसका प्लासेंटा हेल्प करता है, लेकिन कुछ समय बाद फीटल यूरिन 12 वीक पर फीटल यूरिन और स्वेलिंग दोनों करना स्टार्ट कर देता है। तो फीटल यूरिन मोस्ट कॉमन बोले या फिर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। तो इसको भी याद रखिएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। तो फीटल यूरिन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। फीटल यूरिन 12 वीक पर करना स्टार्ट करता है और 12 वीक पर स्वेलिंग करता है, मतलब उसको यूरिन किया मुँह था और उसी जो पेशाब किया है उसी को स्वेलो करेगा, फिर यूरिन करेगा, फिर स्वेलो करेगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है बॉडी का फीटल टाइम में। क्या होगा? पॉलीयूरिया हुआ, जिसकी वजह से हो गया
एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हुआ जिसको बोल दिया हम लोग क्या चीज़, पॉलीहाइड्रोमिनोज। ये हो गया कॉम्प्लिकेशन नंबर थर्ड। फोर्थ लिखिएगा PROM। PROM का मतलब होगा प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन होता है प्री रप्चर हो जाएगा। PROM जिसको बोला जाता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये हो जाए क्यों होगा, ऑनसेट ऑफ डिलीवरी होता है उस टाइम पर होना चाहिए, उससे पहले हो जाएगा लेबर के पहले, तो उसको बोलते हैं PROM। ये भी एक हो सकता है कॉम्प्लिकेशन किसमें, मदर में। PROM लिख लीजिएगा, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद हो सकता है एबॉर्शन। ये 5 कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो लिखिए कि जहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, मैनेजमेंट किस तरह से हम लोग करेंगे, सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट करेंगे। क्या चीज़, डाइट को। तो डाइट में क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ मदर डाइट। डाइट में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे उसको 50%, लो कार्बोहाइड्रेट देंगे। उसके बाद उसको फैट देंगे 30%। अब प्रोटीन ज़्यादा देंगे, एकदम घचाघच प्रोटीन उसको देंगे, ताकि प्रोटीन उसके थ्रू फीटस को भी मिलते रहे। कार्बोहाइड्रेट कम देंगे, फैट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और प्रोटीन को सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। कब करेंगे, डाइट मैनेजमेंट में, जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस आएगा तब। उसके बाद डाइट के बाद उसको बोलेंगे एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज में क्या करेगी मदर, स्विमिंग कर सकती है। स्विमिंग मतलब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेगी। ब्रिस्क वॉकिंग कहने का मतलब तेज चलना। कैसे चलेगी, तेज चलना। मदर को बोलेंगे कि पूरा तेज चलो, एकदम ऐसे लगे कि तुम दौड़ रही हो, वैसे तेज चलो, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मेडिकेशन में दिया जाता है इंसुलिन। क्या देंगे, इंसुलिन क्यों दे रहे हैं भैया, क्योंकि ये जो HPL हार्मोन था इसको सप्रेस कर दे रहा था इंसुलिन को। तो अब इंसुलिन को यहाँ पर देना पड़ेगा। सबक्यूटेनियस दिया जाता है, एब्डोमेन पर दिया जाता है 90 डिग्री एंगल पे, इसको याद रखिएगा। इंसुलिन क्या है, सेफ होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए इसको देते हैं। सेफ इन प्रेगनेंसी सेफ होता है। कैन नॉट क्रॉस प्लासेंटा। यदि इंसुलिन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फीटस में नहीं जाएगा, फीटल में नहीं जाएगा, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसी के वजह से ये सेफ है। यदि प्लासेंटा को क्रॉस कर देता तो इंसुलिन भी नहीं देते। अब आप लोग को याद आ रहा होगा, यदि पढ़े होंगे कि एक मेटफॉर्मिन भी दवा होता है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में चलता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता है। इंसुलिन सेफ होता है। यह है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस का ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस बोलिए, टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलिए हम लोग का वीडियो। इसको अब रिवीजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से। सबसे पहले जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलेंगे टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसी को कहा जाता है। और प्रेगनेंसी इंड्यूस ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इसी को कहा जाता है। कॉजेज क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो HPL हार्मोन जो कि प्लासेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। HPL हार्मोन का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, जो कि मदर के इंसुलिन को सप्रेस कर देगा। और इंसुलिन सप्रेस होगा तो ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लूकोज इंक्रीज होगा, उसी कंडीशन को बोल दिया जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस।
उसके बाद हम लोग जाने कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से फीमेल में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने के लिए मिलेगा। तो ओबेसिटी जो मोटी औरत रहेगी उसमें देखने के लिए मिलेगा। ओवर ईटिंग जो बहुत ज़्यादा ठुस्ती है उसमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मिलेगा किसमें, प्रीवियस हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का, उसमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो प्रेगनेंसी 35 ईयर्स के बाद कंसीव करती है उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। यह है रिस्क फैक्टर। उसके बाद हम लोग जाने डायग्नोसिस क्या चीज़ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस का या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो उसमें हम लोग जाने कि OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नामक टेस्ट किया जाता है, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है GDM के अंदर। इसमें होता क्या है कि 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है 300 ml वाटर में, इसको याद रखना। उसके बाद याद रखेंगे कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाता है 3 दिन पहले टेस्ट से, इसको भी याद रखना है। पेशेंट को NPO रखा जाता है 8 से 12 घंटा पहले टेस्ट से पहले, इसको भी याद रखना है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, इसको भी याद रखना है। पोस्ट पेरेंटल शुगर लेवल भी टेस्ट करते हैं, इसको भी याद रखना है। टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है इसको समझिएगा। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग का होता है लेस देन 100 mg पर DL। यदि खाने के बाद बात करें तो वो होगा लेस देन 140 mg पर DL, ये नॉर्मल है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस कब बोलेंगे, यदि 100 से 126 के बीच में है उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस में कंसीडर करेंगे। यदि वो फास्टिंग का होगा तब, यदि वो खाने के बाद का होगा तो बोलेंगे 140 ले 200 mg पर DL होगा। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें कि कब कन्फर्म हो जाएगा कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो खाने के पहले वाला जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो ज़्यादा हो जाएगा 126 mg पर DL से, तो उसको बोलेंगे उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। और PPBS यानी पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर ज़्यादा होगा कब, 200 mg पर DL से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस है। खाने के पहले वाला टेस्ट करेंगे तो इतना से ज़्यादा होना चाहिए, खाने के बाद चेक करेंगे तो इतना से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे बेसिक चीज़ की 3P साइन देखने के लिए मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। 3P का मतलब होता है पोलीयूरिया, मतलब कि यूरिन ज़्यादा होगा। पोलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा। पोलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगेगा। वो उसके बाद बात कर लिए, इसके साथ साथ 3C साइन देखने के लिए मिलता है मीजल्स में और ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला में। मीजल्स का 3C साइन होता है कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा और कफ। उसके बाद ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला का 3C साइन होता है कफ होगा। उसके बाद चौकिंग होगा और साइनोसिस देखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट की बात करें हम लोग कि किस तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को मैनेजमेंट किया जाता है, तो डाइट मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब कि बढ़ोतरी करेंगे, थोड़ा सा सुधार करेंगे। उसमें क्या सुधार करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम देंगे, फैट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, प्रोटीन को भी इंक्रीज कर देंगे। एक्सरसाइज में बोलेंगे ऐसा एक्सरसाइज जो कि प्रेगनेंसी में सेफ माना जाए। स्विमिंग अच्छा माना जाता है, तैर सकती है पानी में। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, मतलब तेज चलेगी, वॉक कर सकती है, ये हो गया। मेडिकेशन में बात करें तो उसको इंसुलिन देंगे। इंसुलिन क्यों दिया जाता है, क्योंकि सेफ होता है प्रेगनेंसी में। क्यों सेफ होता है, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए सेफ होता है। एंटीकोगुलेंट 2 मेडिकेशन होता है, एक होता है हेपेरिन और एक होता है वारफेरिन। हेपेरिन सेफ होता है प्रेगनेंसी में, जबकि वारफेरिन सेफ नहीं होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि हेपेरिन सेफ क्यों होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए सेफ है। और क्रॉस कर देगा तो सेफ थोड़ा ही नहीं रहेगा भैया, फिटस में जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। ये है हम लोग का जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को अदर भी कोई टॉपिक लगता है कि उस टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।